मॉडर्न बहू का जमीन से जुड़ा ससुराल। अरे वाह मोहन, तुम्हारा गांव तो काफी डेवलप है। मोहन, तुम्हारा घर कितना बड़ा है और साथ ही तो काफी पुराने जमाने के जैसा भी लग रहा है। हाँ, हमारा घर थोड़ा सा पुराना ही है। खैर, तुम अंदर चलो बानी, मैंने सभी को तुम्हारे बारे में बता दिया है। बानी मोहन की बात सुनकर मुस्कुराती हुई उसके घर के अंदर चली आई और दरवाजे पर जाकर रुक गई। अंदर का घर काफी सादा सा था। यहाँ ये सब कितना पुराना पुराना सा लग रहा है। अरे बहू, ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? ठीक से सर ढक और घूंघट कर। हमारे घर की औरतें इस तरह बेपर्दों से नहीं घूमती हैं। लेकिन मैं तो पूरी तरह से पर्दे में ही हूँ। मुझसे जबान मत चला बानी। हाँ बानी, जो माँ बोल रही है वो करो। बानी को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे उससे बोला गया उसने वैसा ही किया। उसने घूंघट कर लिया, जिसके बाद उसका गृह प्रवेश हुआ और फिर वो अपने कमरे में आ गई। मोहन, ये क्या बात हुई? तुम्हारी माँ ने मेरा गृह प्रवेश तो करवाया, पहले उन्होंने मुझे डांट दिया, वो भी बस पल्लू ना करने के ऊपर। तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ बानी। हमारे घर में सभी लोग बहुत ज्यादा अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, रीत रिवाज को बहुत मान देते हैं और इसी वजह से माँ ने तुम्हें भी डांट दिया। हाँ बानी, तुम वो शहरी मॉडर्न लड़की नहीं रही जिसके पाँव भी हवा में थे। अब तुम मेरी पत्नी हो और यहाँ तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे कि मेरे परिवार में पसंद करते हैं। क्या मुझे इतना जमीन से जुड़ा ससुराल मिला है? अब मेरा क्या होगा? बानी अपने ससुराल के बारे में जानकर ही परेशान हो गई। बानी एक शहरी मॉडर्न लड़की थी जिसने अपनी पसंद से एक गांव के लड़के से शादी की थी और अब वो गांव के एक जमीन से जुड़े ससुराल की बहू बन चुकी थी। कुछ देर मोहन से बात करने के बाद बानी बोली, अब यहीं खड़े रहोगे या फिर मुझे हमारा कमरा भी दिखाओगे? क्या मतलब? अरे यही तो है हमारा कमरा। यही है? लेकिन यहाँ तो ना कोई बेड है, ना पलंग और ना ही चारपाई। मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बानी, तुम भी ना कितना जल्दी भूल जाती हो। अरे हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने बताया तो था, हम चारपाई पलंग या बेड पर नहीं सोते, हम तो जमीन पर ही सोते हैं। क्या कहा? जमीन पर? लेकिन मुझे ऐसे सोने की आदत नहीं है। अगर किसी चीज ने मुझे काट लिया तो? कुछ नहीं होगा, मैं भी तो इसी तरह से सोता हूँ। तुम भी लेटो, तुम्हारी कमर वगैरह को आराम मिलेगा। मोहन के बहुत ज्यादा बोलने पर बानी ने उसकी बात को माना और वो जमीन पर किसी तरह से लेटी। और ऐसे ही अगले दिन, चलो मेरी साड़ी तो बन गई, अब जल्दी से नीचे चली जाती हूँ, कभी बाद में सब मुझे बोले कि इतनी लेट आई है। वैसे भी ये सभी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। बानी साड़ी बांध कर 16 श्रृंगार करके नीचे पहुंची, जहाँ जाते ही उसे उसकी दादी सास डांटने लगी। बहू, ये कैसी साड़ी बांधी हुई है तूने? किसी फैशन शो में जा रही है क्या? क्या मतलब है दादी सास जी आपका? साड़ी ही तो है, मैंने कौन सा 1 पीस ड्रेस पहना हुआ है? अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या है और क्या नहीं? देख रही है सरस्वती, तेरी बहू को जरा भी संस्कार नहीं है। गंगा सरस्वती से बानी की शिकायत करने लगी। दराई से देख, ये मेरी ज्योतिका बहू है, आज तक इसने कभी मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, और एक तू है जो मुझसे डांट खा रही है। जैसे ज्योतिका ने साड़ी को बांधा हुआ है वैसे ही बांध। ईयू, ऐसे बुढ़ियों की तरह मुझे नहीं बांधनी ऐसे साड़ी। अच्छा, माँ जी की बात को इस तरह से मना मत कर। लो, मोहन आ गया, अब इसे मोहन ही देखेगा। माँ, क्या हुआ? क्या बात है? आप सभी बानी को क्यों डांट रहे हो? तेरी पत्नी काम ही ऐसे कर रही है। जरा इसकी साड़ी देख कैसी लग रही है। हम बोल रहे हैं तमीज से साड़ी पहन, तो वो इसे मंजूर नहीं। बानी, तुम दादी माँ की बात को क्यों नहीं मान रही हो? जैसे दादी बोल रही है वैसे करो, समझ आया? चलो जल्दी से साड़ी बदल कर वैसे पहनो जैसे दादी ने बोला है। मोहन के आगे बानी मजबूर हो गई और वो साड़ी को बदलने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो साड़ी बदल कर आ गई जहां उससे पहली रसोई बनाने को बोला गया। हर चीज ही तो इन जमीन से जुड़े लोगों को दिक्कत है और समझते खुद को बहुत बढ़िया है। अरे मैंने साड़ी ही तो पहनी हुई थी, कौन सा शॉर्ट ड्रेस थी जो मेरी बूढ़ी दादी सास की खोखली आंखों ने पकड़ लिया। बानी ऐसे ही गुस्सा करने लगी और जैसे ही वो रसोई में आई तो वो और भी ज्यादा चौंक गई। उसकी रसोई में कोई स्लैब वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ जमीन पर ईंटों का चूल्हा था, कुछ मिट्टी के बर्तन थे और काफी पुरानी सी रसोई थी। ये मेरी रसोई है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बानी, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? अंदर आओ, यहीं पर तो तुम्हें खाना बनाना है। यहाँ इस चूल्हे पर, लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। कितनी बार बोले कि ये जमीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो तुम ऐसे चौंक चौंक कर सब कुछ मत पूछो ना। चलो, इसी चूल्हे पर हमारा खाना बनता है, तुम भी बनाओ। ज्योतिका ऐसे बोलकर चली गई। किसी तरह यूट्यूब वगैरह पर देखकर बानी ने चूल्हा जलाया और खाना बनाया। ऐसे ही जब खाना खाने की बारी आई तो उसकी ननद वंशिका मिट्टी की जमीन पर ही प्लेट में खाना लगाने लगी। वंशिका,
यहाँ नीचे खाना लगा रही हो? देखो, अब फिर से मत बोलना कि तुम सभी जमीन से जुड़े हुए हो, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम सभी लोग क्या इसी तरह से खाते हो? मेरा मतलब यहाँ पर कोई डाइनिंग टेबल नहीं है, तुम लोग इस तरह नीचे बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? नहीं भाभी, हम सभी ऐसे ही नीचे ही बैठकर खाना खाते हैं, आप भी खाकर देखना, ऐसा देसी तरीके के खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है, और हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो आप जानती ही हो। अच्छा, अरे नहीं, मैं अपने मायके में कितने अच्छे से खाना खाती थी और यहाँ जमीन पर बैठकर खाना होगा। मैं तो अपने मायके में भी किसी तरह से इस सबकी शिकायत नहीं कर सकती हूँ, किस मुंह से शिकायत करूंगी मैं। बानी बेचारी मजबूर थी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज करी थी, और वो करे तो क्या करे, उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता था, और उसके ससुराल वाले उसके तौर तरीकों से बिल्कुल ही अलग थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था, और अब बानी को अपने जमीन से जुड़े हुए ससुराल में लगभग 1 महीना होने को आया था। इस 1 महीने में खुद को समझाकर बानी ने तो खुद के साथ बहुत समझौते किए थे, लेकिन घर वाले उसकी एक बात नहीं मानते थे। ऐसे ही आज के दिन, माँ जी आज खाने में क्या बनेगा? भाभी आज तो दाल चावल पराठे, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि कुछ अलग सा खाने को मिले। तो क्या आज मैं पास्ता बना दूं? वो बहुत अच्छा होता है और मुझे यकीन है कि वो आप सभी को पसंद भी आएगा। कुछ अलग सी चीज खाने को हो जाएगी, आप बस एक बार हाँ कह दे। नहीं नहीं, हम सभी लोग अपनी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे जो हमारे पुरखों ने ना खाया हो। गंगा की बात सुनकर बानी को अब गुस्सा आ गया था। अच्छा, अगर ऐसा है दादी सास जी, तो घर में आटा दाल चावल रखे हुए हैं, वो सब बाहर देकर मार दीजिए और फूल पत्तियां और फलों पर गुजारा कीजिए, क्योंकि पुरखे तो ये सब नहीं खाते होंगे ना। दादी सास जी, सिर्फ आपकी वजह से इस घर का कोई भी इंसान आज की जिंदगी नहीं जी पा रहा है। जमीन से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप पुराने जमाने में जियो। अपनी हदों को ना भूलना इसका सही उदाहरण होगा। विकास भी तो किसी चीज का नाम है, अगर वो रुक जाए तो क्या ये दुनिया चल सकती है? आपके दौर में जो था आपने जी लिया, अब इस दौर वालों को भी उनके हिसाब से जीने दो। बदलाव जरूरी है दादी जी, बदलाव ना करने से चीज विकसित भी नहीं हो सकती और लोगों के दिमाग में ये फालतू का पाखंड भी बना रहता है। आने वाले लोगों के लिए आप उदाहरण बनिए, ना कि घुट घुट कर जीने की वजह। अच्छा, तो मैडम जी तुम मुझे भाषण देगी? दादी, मैंने आज तक आपसे आगे नहीं बोला, लेकिन आज बानी सही और आप गलत हो। बानी सही बोल रही है, हम हमेशा ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे होगा? बानी ने खुद को मेरी खातिर, आप सबकी खातिर बहुत बदला है, लेकिन बदलाव की जरूरत बस उसे नहीं, हमें भी है दादी। आपको भी समझना चाहिए। देख रही है बहू, तेरा बेटा और बहू दोनों मेरे खिलाफ हो गए। माँ जी, मोहन और बानी की बात गलत नहीं है, आज हम गलत हैं। सरस्वती के मुंह से इन शब्दों को सुनने के बाद गंगा चुप हो गई। अब उसे एहसास हो रहा था कि गंगा अपने परिवार वालों पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल रही थी। आज के बाद से फिर कभी गंगा ने ज्यादा जमीन से जुड़े रहने के नाम पर अपने परिवार के ऊपर राज नहीं चलाया, और इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और धीरे धीरे लोगों की आंखों के ऊपर बंधी पट्टी भी हट गई और मॉडर्न बहू ने जमीन से जुड़े ससुराल वालों को भी मॉडर्न बना दिया। आज तो गर्मी ने सच में नाक में दम करके रख दिया है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है आज तो। मैंने 2 टोकरी और भर दिए हैं, जल्दी से जाकर इन्हें ट्रक में लोड कर दो, वरना सेठ ने देख लिया ना तो फिर से काम चोरी का ताना देने लगेंगे। सेठ को काम ही क्या है काम चोरी के ताने देने के अलावा? जब देखो तो बस ताना ही देते रहता है। खुद तो अपने केबिन में एसी की ठंडी हवा में बैठते हैं और हम यहाँ सुबह से शाम तक धूप में जलते हुए काम करते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो चलकर खाना खा लेते हैं, वैसे भी खाने का समय तो हो ही गया है। सभी बहुएं हाथ मुंह धोकर बड़े से आम के पेड़ की छांव के नीचे बैठकर खाना खाती हैं और थोड़ी देर आराम करने लगती हैं। वाह भाई वाह, मुझे लगा कि मेरे मजदूर काम कर रहे हैं और तुम हो कि यहाँ आराम से पेड़ की छांव के नीचे लेटी हुई हो। अगर कहो तो कूलर लगवा दूं, गर्मी लग रही होगी ना। लेकिन सेठ जी, अभी तो हमारा खाने का समय खत्म होने में 10 मिनट बाकी है। इस खाने के समय में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या तुम सब मेरे सिर पर नाचोगे? चुपचाप से उठो और काम पर लगो, वरना तनख्वाह काट लूंगा। खाना खाते ही काम पर लग जाया करो, समझ गए कि नहीं? इतना कहकर उनका सेठ मनोज वहां से चला जाता है। 5 बहुएं टोकरी उठाती हैं और फिर से तपती धूप में आम के बगीचे में काम करने लगती हैं। शाम को जब तनख्वाह लेने की बारी आती है तो मनोज उनकी तनख्वाह से आधे पैसे काट कर उन्हें देता है। सेठ जी, आपने आधे पैसे क्यों काट लिए? हम तो पूरा महीना काम पर आए हैं। पूरा महीना काम पर आए हो, लेकिन महीने में काम कितना किया है ये पता है? हर 10 मिनट में तो तुम लोगों को आराम करते हुए देखता हूँ। खाने का समय आधे घंटे का होता है, लेकिन तुम लोग 1 घंटा लेती हो।
और कभी कभी तो जल्दी ही भाग जाती हो। अभी आप पैसे काटूंगा, नहीं तो काम बढ़ाऊंगा। लेकिन सेठ जी, हमारे जल्दी जाने का कारण हमने आपको बताया था और हम तो खाना खाते ही काम पर लग जाते हैं और समय से ही आते हैं। मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना जो दे रहा हूँ वो भी काट लूंगा। अब पकड़ो इसे और जाओ, मजदूरों को भी पैसे देने हैं। पांचों बहुएं आधी आधी पेमेंट लेकर घर जाती हैं और देखती हैं कि उनकी पड़ोसन शीला उनके ही घर पर उनका इंतजार कर रही है। अरे शीला, तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? तुम लोगों को मेरे पैसे लौटाने हैं या नहीं? कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे पैसे लौटा दो। शीला, आज ही हमें पैसे मिले हैं, हम इसमें से तुम्हें थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। 1 से 2 महीने में तुम्हारे सारे पैसे चुका देंगे। पैसे तो तुमने गड्डियों में लिए थे, अब चुकाओगे मुझे चिल्लड़ में। जिस तरह से मेरे पैसे लिए थे ठीक उसी तरह से मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। ये थोड़े थोड़े करके पैसे मैं नहीं लेती, सिर्फ 1 महीने का समय दे रही हूँ। अगर मेरे सारे पैसे नहीं दिए ना तो फिर तुम देखना। जानती हो ना, मेरे पति को अच्छे से निकलवाएंगे तुम लोगों से पैसे। शीला की धमकी से परेशान होकर पांचों बहुएं घर में बैठती हैं कि तभी उनके पति भी काम से आ जाते हैं। क्या हुआ, पैसे का कुछ पता चला क्या? कब मिलेगी? 15 दिन हो गए हैं, अब तो मिल जानी चाहिए। मालिक तो बाहर जाकर बैठ गया है और ये मैनेजर है कि मेरे पैसे देने में आनाकानी करता है। कहता है कि जब मालिक आएंगे तभी पैसे मिलेंगे। न जाने मालिक कब आएगा। अगर काम छोड़ दिया तो सारी मेहनत के पैसे ये मैनेजर हड़प लेगा। न काम छोड़ सकते हैं और न तनख्वाह मिल रही है। हम तो बीच में फंस गए हैं। हम भी परेशान हो गए। अभी शीला आई थी अपने पैसे मांगने के लिए। लोगों से उधार ले तो लिया, लेकिन चुकाएंगे कैसे? ऊपर से बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा करनी है। हफ्ता भर हो गया बच्चों को स्कूल भेजे हुए। इसी तरह गरीबी में इस परिवार की जिंदगी कट रही थी। पैसों को लेकर पूरा परिवार काफी ज्यादा मोहताज हो चुका था। ये देखो साक्षी, पेड़ से कुछ आम नीचे गिरकर पिचक गए हैं। अब तो इन्हें कोई खरीदेगा भी नहीं, इन्हें हम ले लेते हैं। हाँ, वैसे भी बच्चे कितने दिनों से आम खाने के लिए कह रहे थे। ये तो सेठ जी के किसी भी काम का नहीं है, इन्हें हम ही ले जाते हैं। सेजल साक्षी गिरे हुए आमों को उठाकर अपने झोले में रखने लगती है कि तभी वहां मनोज आता है। तुम लोग इतने गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? ये मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। हमने चोरी नहीं की, बल्कि ये आम तो गिर गए थे और थोड़े पिचक भी गए हैं। इन्हें कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए हम इन्हें ले जा रहे थे। बस बस, बहुत देखे हैं तुम जैसे मैंने चोर। मजदूर कहीं के। चुपचाप से मेरे आम मुझे वापस दो और निकल जाओ यहाँ से। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे चोरों को काम पर नहीं रख सकता। बिना कुछ जाने समझे उन पांचों बहू को अपने आम के बगीचे से निकाल देता है। पांचों बहुएं आंखों में आंसू और चेहरे पर निराशा लिए घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में काम न चलने के कारण आज ये सभी बहुएं घर जाने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ती हैं। तभी वहां से कच्चे पक्के भरे आम बगीचे को देखती हैं जहां 2 आदमी बात कर रहे थे। देखिए रघु जी, मैं आपको इस पूरे बाग के सिर्फ इतना ही पैसे दे सकता हूँ। वैसे भी ये बाग काफी अंदर की तरफ है, यहाँ से बाहर आम ले जाने में भी काफी समय लगेगा। आप मुझे सोचकर बता दीजिएगा। जी, मैं आपको बताता हूँ। उस डीलर के जाने के बाद रघु काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने आम के बाग में बैठ जाता है। उसे इतना परेशान देख पांचों बहुएं उनके पास आती हैं। क्या हुआ भाई साहब आपको? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मुझे अपना ये आम का बगीचा बेचना है। कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे। सालों से खुद ही इनकी रखवाली करता हूँ और इन्हें बेचने के लिए जाता हूँ। मेरा परिवार भी यहाँ से काफी दूर रहता है और रोज का आना जाना मैं नहीं कर सकता, इसलिए सोचा इसे बेच दूं, लेकिन इसकी सही कीमत भी नहीं मिल रही है। इतना बड़ा आम का बाग है और आप इसे बेचना चाहते हैं? अगर आप कहें तो हम इसकी रखवाली कर सकते हैं और हम इसे बाहर जाकर बेच भी आएंगे। आप लोग सच कह रही हैं। आप ये काम कर सकती हैं? यहाँ से मार्केट काफी दूर है, 1 से 2 घंटे लगेंगे आपको जाने में। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें काम की जरूरत है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप कहें तो हम कल से ही काम पर आ जाएंगे। पांचों बहू अगले दिन से रघु के आम के बाग में जाती हैं और वहां जाकर अच्छे से रघु के आम के बाग को संभालती हैं। सारे आम का ध्यान रखना, उन्हें तोड़कर टोकरियों में भरकर आसपास के बाजार में बेच कर आना, इस काम को करते हुए पांचों बहुओं को मुश्किल से 4 दिन हुए थे कि दूसरी तरफ किराए न देने की वजह से उन सबको घर से निकाल दिया जाता है। दोपहर का समय था तो सभी लोग इन आम के बगीचे में आकर ही पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं कि तभी वहां रघु आता है और उसे सारी बात पता चलती है। तुम लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ। एक काम करो, इस आम के बगीचे में थोड़ा अंदर जाकर एक झोपड़ी बनी हुई है, अगर तुम लोग चाहो तो वहां रह सकते हो।
पांचों बहुएं ज्यादा देरी नहीं करती और अपने पति और बच्चों को लेकर उस झोपड़ी में चली जाती हैं। उन्हें सिर छुपाने के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन गर्मी का मौसम था और ऊपर से झोपड़ी में रहने की वजह से सभी गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। देखो ना कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इससे अच्छा तो हमारा पुराना वाला घर था। माँ, कम से कम इतनी गर्मी तो नहीं थी। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना गर्मी में तो हालत खराब हो जाएगी। एक काम करते हैं, बाहर से आम के पत्ते तोड़ कर ले आते हैं, उसमें काफी ठंड होती है। आप लोग उसे छत पर अच्छे से बिछा दीजिए और हम लोग घर की जमीन पर बिछा देंगे। पांचों बहुएं बाहर से ढेर सारे आम के पत्ते लेकर आती हैं, जिन्हें उन सब के पति गीला करके झोपड़ी की छत पर बिछा देते हैं। तो वहीं बहुएं उन्हें घर के जमीन पर बिछाकर उस पर पानी के छींटे डाल देती हैं, जिससे अब जमीन भी ठंडी रहने लगी थी। तो वहीं उमा कुछ कच्चे आम की डालियों को अपनी झोपड़ी के बाहर टांग देती है। तुम लोगों ने तो आम से भी सजावट कर दी। घर को देखकर थोड़ी हंसी तो आ रही है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। जिस मार्केट में आम बेचने के लिए जाया करती थी, तो वहां देखती हैं कि किस तरह लोग आजकल आम न लेकर आम के जूस से बनी कई तरह की चीजें ले रही थी, जिसे देख वो इस बारे में रघु से बात करती हैं और अब रघु भी उन्हें इस काम को करने की परमिशन दे देता है और 2 दिन बाद से ही वो सभी बहुएं आम का जूस भी बेचना शुरू करती हैं। अरे आप लोगों के पास तो जूस बनाने के लिए मिक्सर भी नहीं है। आप लोग देखते जाइए कि हम लोग किस तरह से आम का जूस बनाते हैं। बाहर आप 50 रुपए से कम का ग्लास नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको सिर्फ 30 रुपए में अच्छा जूस बनाकर पिला रहे हैं। सभी सबसे पहले आम धोकर अच्छे से उसको दबाकर उसका सारा गूदा बर्तन में निकालकर उस पर थोड़ा दूध डालकर अच्छे से राई की मदद से उसे घोंट लेती हैं और बिना मशीन के अब अपने जुगाड़ू तरीके से जूस बनाकर उन सभी को पीने के लिए देती हैं। आजकल के तो आम के जूस वाले उसमें आम कम चीनी भर भर के डालते हैं, लेकिन जरा इन्हें देखो, बिना चीनी का कितना मीठा एकदम ताजा जूस दिया है, वो भी सिर्फ 30 रुपए में। मजा आ गया पीकर। कुछ समय में पांचों बहू की आम के जूस की बिक्री काफी अच्छी होने लग जाती है और जहां बाग में कच्चे आमों में से कुछ बहुएं कच्चे आम का पन्ना और अचार बना रही थी, तो वहीं कुछ पक्के आमों से पुडिंग और डेजर्ट बनाती हैं। आप लोग तो सिर्फ पहले आम का जूस और आम बेचते थे ना, अब तो आप लोगों ने आम पन्ना और अचार बनाना भी शुरू कर दिया है। और ये क्या, आपके पास तो पुडिंग भी है। मुझे पुडिंग खाना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन बड़े बड़े शॉप्स पर ये काफी महंगी मिलती है और आप इसे सिर्फ 50 रुपए में दे रही हैं। मेरे लिए 2 पुडिंग पैक कर दीजिए। पांचों बहुएं आम से पन्ना, अचार, मैंगो जूस, पुडिंग और भी कई तरह की चीज बनाना शुरू कर देती थी, जिससे अब लोगों को काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था। सच में तुमने कमाल कर दिया। अगर मैं तुम पांचों की जगह किसी और को रखता तो सिर्फ आम ही बेच पाता, लेकिन इन जुगाड़ से तुमने इतना जुगाड़ किया है कि अब तो मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है। खुश होकर रघु पांचों बहू की पैसे डबल कर देता है और अब उनके पतियों को भी अपने साथ काम पर रख लेता है। कुछ महीनों में पांचों बहुएं और उनके पति मिलकर इतने पैसे कमाते हैं कि वो लोग जल्दी अपना छोटा सा आशियाना ले लेते हैं और आज भी वो सभी बहुएं और उनके पति रघु के साथ ही काम करते हैं।